सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग विद नीरज सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आयोग जो है CBSE बोर्ड जो है 5 जुलाई को एग्ज़ाम करवा भी सकता है सीटेट वाला और नहीं भी करवा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पेपर अवश्य होगा। तो दोस्तों, तैयारी अपनी करते रहिए, वो भी अपना 100% जो है दीजिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग यही जानने वाले हैं कि कौन कौन सी छोटी सी ट्रिक्स हैं, टाइम मैनेज कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट कैसा हो कि हम लोगों का पेपर सही समय में कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आइए अब हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। देखिए दोस्तों, बोर्ड जो है कमीशन दो पेपर करवाता है। पहला पेपर फर्स्ट मतलब प्राइमरी स्तर यानी कक्षा 5वीं तक, और पेपर सेकेंड तो मतलब कक्षा 8वीं तक। क्लियर? अच्छा, बच्चे अगर कक्षा 5वीं तक का है तो इनका देख लें, एज इनकी कितनी होगी, लगभग 11 वर्ष। क्लियर? लगभग 11 वर्ष का बच्चा होगा। अगर 8वीं तक का बच्चा है तो इनकी एज लगभग 14 वर्ष। क्लियर? अच्छा, ये किस लिए? ये इसलिए दोस्तों कि यदि आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं तो आपको ये मानकर चलना होगा कि आप एक तो पहली बात लगभग 75% टीचर आप बन ही चुके हैं। पेपर देते समय आपको मानना है कि आप 100% टीचर हैं, तब जाके आप क्वेश्चन के आंसर्स सही दे पाएंगे, क्योंकि एक टीचर की तरह से सोचना है। दूसरी बात, यदि आप पहला पेपर दे रहे हैं यानी कि प्राइमरी लेवल का 1 to 5, तो उसमें क्या देखना है दोस्तों कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ कितना 11 साल का है। अगर पेपर सेकेंड दे रहे हैं तो बच्चा 14 साल का है। दोनों में लगभग 3 साल का अंतर होता है और 3 साल में बच्चे का विकास कितना हो जाता है, उसके हिसाब से दोनों पेपर के ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से पोर्शन आते हैं। दोस्तों, पेपर फर्स्ट CDP मैथ्स हुआ, EVS हुआ, लैंग्वेज फर्स्ट हुआ और लैंग्वेज सेकेंड हुआ। और पेपर सेकेंड में CDP मैथ्स प्लस साइंस, यानी कि फॉर्म भरते समय आपने बताया होगा कि हम मैथ्स ग्रुप से हैं यानी कि साइंस ग्रुप से हैं, तो आपको मैथ और साइंस के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी कि ये पोर्शन आपको टोटल 60 मार्क्स का होगा और बाकी के सभी 30 के। क्लियर? टोटल कितना हो गया? 150। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप आर्ट साइड से हैं या आप कॉमर्स से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको SST पूछी जाएगी 60 नंबर्स की। क्लियर? और ये सभी पोर्शन जो है 30 नंबर के होंगे और 30 क्वेश्चंस होंगे। बात क्लियर? तो ये जाकर टोटल बनते हैं 150 क्वेश्चंस। ये भी 150 क्वेश्चंस। अच्छा दोस्तों, पेपर जो होता है वो कितना होता है? 150 मिनट का, यानी कि बोला जाए तो 2.5 घंटे का। 150 मिनट 150 क्वेश्चन, हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बात दोस्तों यहाँ तक शायद आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, समझ चुके होंगे। देखिए, हम लोग जिक्र क्या करने वाले हैं, लैंग्वेज की। बच्चे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यही गलती करते हैं कि जो उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट को चुना होता है और उसकी जगह पर दूसरी लैंग्वेज करके आ जाते, जिससे पूरा का पूरा हमारा 30 अंक का नुकसान हो जाता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए, अच्छा दोस्तों, ये सब अगर हो गया तो मिटा दें। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। आइए दोस्तों, मान लीजिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड का चुनाव इस प्रकार किया। लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चुन ली और लैंग्वेज सेकेंड जो है आपने इंग्लिश या संस्कृत चुन ली। क्लियर दोस्तों? तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, हिंदी की जगह इंग्लिश कर देते हैं और इंग्लिश की जगह हिंदी, जिससे कम से कम 30 नंबर का नुकसान हो जाता है।
हम लोगों को क्या करना है कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी को चुना है तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 91 to 120 होंगे। ये बात याद रखिएगा, अगर लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी चुने हैं तो वो हिंदी करनी है जिसमें 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चंस होंगे। अगर लैंग्वेज सेकेंड आपने इंग्लिश या संस्कृत चुनी है तो इसके जो क्वेश्चन नंबर्स होंगे 120 to 150। बात क्लियर? दूसरी भाषा में इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। देखिए होता क्या है दोस्तों, पेपर में देते हैं वो लोग कैसे, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, फिर आगे देते हैं लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, फिर देते हैं लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड इंग्लिश, फिर देते हैं लैंग्वेज सेकेंड हिंदी। क्लियर दोस्तों? देखिए 2 बार इंग्लिश है और 2 बार हिंदी है, कंफ्यूजन यहीं पर आती है। जैसे हम लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे, पेपर देखेंगे तो क्या सीडीपी, फिर मैथ्स, फिर ईवीएस, ये क्रमानुसार मिलेगा। फिर लैंग्वेज की बारी आती है। लैंग्वेज की जब बारी आती है, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, आपने चुना क्या हिंदी, और सेकेंड लैंग्वेज क्या है आपकी इंग्लिश। आप जब पेपर देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार इंग्लिश भी तो करनी है ना, तो हम लोग सीधे जाकर के इंग्लिश को सॉल्व कर डालते हैं। सॉल्व जब करते हैं तो देखिए पहली बात आपका टाइम लॉस होगा। क्लियर? क्योंकि इसको नहीं करना है, इसलिए आपको करना क्या है, लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश देख लीजिए कहाँ है ये, यानी कि आपको ये करनी है। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आपको ये करनी है, और इन दोनों को नहीं करना है। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुना है। यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश चुना है तो आपको ये ही करना है। क्लियर? और फिर लैंग्वेज सेकेंड आपकी हिंदी है तो लैंग्वेज सेकेंड हिंदी ये करना है। Are you getting my point clear? Is my point clear? दोस्तों अगर समझ में फिर भी ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं, बहुत ही इजी वर्ड्स में बताया गया है कि आपको कैसे करना है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो देखिए, जैसे ही आपको पेपर मिलेगा आप उसको ओपन करेंगे। क्लियर? तो ओपन करते ही आप सबसे पहले इनको ना देख करके लैंग्वेज देखिए, जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय भरा है कि लैंग्वेज फर्स्ट मेरी कौन सी है, उसको आप पिक कर लें। क्लियर? फिर देखिए लैंग्वेज सेकेंड आपकी कौन सी है, उसको भी आप टिक कर लें, यानी कि पेंसिल से घेरा बना लें, कुछ भी कर लें अपने समझने के लिए। तो इससे क्या है दोस्तों, ये जो 30 नंबर का पूरा गड़बड़ घोटाला हो जाता था, इससे आप बच जाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। आइए दोस्तों अब हम लोग बात कर लें टाइम मैनेज कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो सबसे स्ट्रांग हो। कैसा हो? सबसे मजबूत हो। सबसे पहले स्ट्रांग क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? अच्छा, स्ट्रांग क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन 5 में से आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो करेंगे। मान लीजिए आपको हिंदी 30 नंबर की है, हिंदी आपने सबसे पहले क्या कर लिया, हिंदी। दोस्तों हिंदी हो गई। इसके बाद मान लीजिए आपका स्ट्रांग क्वेश्चन मैथ्स है, वो सॉरी सीडीपी है, आपने सीडीपी कर लिया। इसके बाद यदि मान लीजिए आपका मैथ्स है तो क्या आप मैथ्स करेंगे? जी नहीं, कुछ बच्चे बिल्कुल करेंगे, क्योंकि स्ट्रांग क्वेश्चन में आ रहा है ना ज़्यादा स्ट्रांग ना ज़्यादा वीक, बीच में है, कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हो सके तो आप ये करने से बचिए। क्यों? चलिए वो हम बाद में समझाते हैं कि क्यों। ये देखिए हमने सीडीपी की जगह पर क्या कर लिया, यहाँ पर मान लीजिए ईवीएस अच्छा है, बेटर है, और उसके बाद लैंग्वेज सेकंड है, फिर हम लोग मैथ्स करने बैठते हैं। अच्छा देखिए क्यों मैथ्स को लास्ट में ही क्यों करें। देखिए अगर हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट जो है आपका स्ट्रांग है, देखिए स्ट्रांग है तो क्या आप इसके लिए 30 मिनट लेंगे? नहीं।
देखिए सभी के लिए 30-30 मिनट आयोग दे रहा है, टोटल दे रहा है आपको 150 मिनट। वो आपको ये नहीं कहता कि आपको मैथ्स पे 30 मिनट स्पेंड करने हैं तो करने ही हैं, जी नहीं, आप 10 मिनट स्पेंड करके 20 मिनट जो आपका वीक क्वेश्चन उस पर दे सकते हैं। क्लियर। देखिए हिंदी जो है अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा 22 मिनट लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि 25 मिनट ले लिया आपने, क्लियर, 22 या 22 मिनट बहुत होते हैं हिंदी के लिए। सीडीपी हुआ, अगर स्ट्रॉन्ग है ये भी, तो ये भी आपका क्या जाएगा 22 से 25 मिनट। चलिए ईवीएस की बात क्या हुई थी कि आपका मैथ्स ईवीएस से अच्छा है, यानी कि ईवीएस थोड़ा सा वीक है। चलिए मान लेते हैं हम इसके लिए 28-29 या पूरा कहिए तो 30 मिनट, और लैंग्वेज सेकेंड के लिए भी 30 मिनट। तो दोस्तों ये बताइए कि अगर हम ईवीएस के लिए 30 मिनट बहुत होते हैं ईवीएस के लिए और लैंग्वेज सेकेंड के लिए। हो सकता है लैंग्वेज सेकेंड में 30 से आप 32 मिनट भी ले जाएं, लेकिन ईवीएस में इतना नहीं लगता है। क्लियर। तो देखिए बात हो रही है मैथ्स की, अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से तो दोस्तों देखिए 8 मिनट ये बचे और 8 मिनट ये बचे, 16 मिनट बच गए। चलिए इसको छोड़िए, 5 मिनट ये बचे और 5 मिनट ये बचे, यानी कि 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट आपका बच रहा है अतिरिक्त। और मैथ्स के लिए वैसे भी कितने 30 मिनट, अगर ये 10 मिनट और मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 मिनट्स। अब ये देखिए दोस्तों 40 मिनट्स में आपकी जो मैथ्स है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अच्छा दोस्तों होता क्या, 15 नंबर तो पेडागोजी के होते हैं, यानी 15 क्वेश्चन बचे, 15 क्वेश्चन। हाँ ये बात 100% श्योर है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, बट थोड़ा लेंदी आते हैं ना, तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए हम लोग को ये मैनेज करके चलना होगा। दोस्तों यहाँ उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा अब हम लोग जैसे आगे चल कर के बात करने वाले कुछ कीवर्ड्स की, कुछ ट्रिक्स की, तो वो कैसे हैं देख लेते हैं। अच्छा आई होप यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पोर्शन करना है, कोशिश करना है कि हो सके तो मैथ्स लास्ट में ही करें, और उसके लिए बाकी के जो बचे पोर्शन है उनमें से भले ही आप 2-2, 4-4 मिनट निकालें अवश्य। चलिए अच्छा दोस्तों ट्रिक की जैसे बात की जाए तो सबसे आप लोगों को यही बता दिया जाए, हालांकि आप लोग आगे चल के देखने वाले हैं कि पेडागोजी की बात की जा रही है। यदि पॉजिटिव क्वेश्चन होगा, कैसा पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो आपका आंसर भी कैसा होगा पॉजिटिव। यदि नेगेटिव क्वेश्चन है, अच्छा नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब अब क्वेश्चन में नहीं शब्द दिया गया है तो उसका आंसर कैसा होगा नेगेटिव। ये कुछ ट्रिक्स हैं, और हालांकि ये कीवर्ड्स पर डिपेंड करते हैं, तो हम लोग इसी वीडियो में आगे कीवर्ड्स को भी देख लेंगे कौन कौन सी हैं। चलिए दोस्तों ये सभी समझ में आया कि ये हम लोग को हमेशा पेपर देते समय ये याद रखना है कि हम पेपर कौन से लेवल का दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर दे रहे हैं या सेकंड पेपर, तो बच्चे की एज का डिफरेंस पहली बात। दूसरी बात कि हमें क्या करना है, टाइम को मैनेज करना सीखना ही होगा, क्योंकि मैथ्स है और लैंग्वेज है सेकंड हुआ, तो क्या होता है इसमें कोई भी लैंग्वेज हो दोनों में 2-2 पैराग्राफ रहते हैं और लेंथी पैराग्राफ रहते हैं। हालांकि उसके क्वेश्चंस सरल होते हैं बट पढ़ने में टाइम लग जाता है ना, तो टाइम को मैनेज करना बिल्कुल सीखना है। और ये जो ट्रिक्स हैं वो बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको देख लें, जिनसे हम लोगों के कम से कम 50 नंबर अवश्य आ जाएंगे। क्लियर, ये 50 नंबर का मतलब ये है, तो 30 नंबर, लगभग 30 नंबर इससे, और जो 20 मिनट का कंटेंट है वो हम लोग अब यहाँ पर समझने वाले हैं। आइए दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि एनसीएफ क्या है ना, एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा देख लें, एनसीएफ 2005। अच्छा एनसीएफ का मतलब फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर सुनिए, नेशनल करिकुलम
फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। क्लियर। अच्छा, ये सबसे पहले जैसे 1975 में बना, इसके बाद 1988, फिर इसके बाद 2000, फिर इसके बाद 2005। क्लियर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीडीपी में ही पूछे जाते हैं, चूंकि पेडागोजी सभी में आती है। सीडीपी 30 नंबर, ये देखिए सीडीपी पूरा का पूरा 30, और बाकी जो 4 पोर्शन बचे उनमें 15-15 क्वेश्चन, यानी कि 60, टोटल 90 मार्क्स का पेडागोजी आता है। पेडागोजी अगर आपकी स्ट्रांग हो गई 90 में से, ये देखिए दोस्तों, ओबीसी को पास होने के लिए कितने चाहिए मार्क्स? 82। क्लियर। और जनरल को पूरे 90। अगर आपका यही 100% श्योर है, कंप्लीट है, अच्छे से पढ़ा हुआ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पास तो सिर्फ इसी में हुए जा रहे हैं। क्लियर। बट ऐसा होता नहीं है, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि हम लोग जो गोले भरने होते हैं धोखे से, वही 1-2 गलत कराते हैं। क्लियर। तो कंटेंट भी पढ़ना आवश्यक है। देख लेते हैं कुछ मेन जो कंटेंट है। देखिए दोस्तों, एनसीएफ हुआ। दूसरी बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटी 2009 हुआ। क्लियर। तीसरी बात, हम लोग को जो मनोवैज्ञानिक जी हैं, जैसे जीन पियाजे हुए, कोहलबर्ग हुए, और अपने वाइगोस्की जी हुए, ये कुछ मुख्य हैं 3। इन तीनों में से लगभग मान के चलिए अभी, और जैसे बंडूरा जी हुए, और भी अदर क्या है, हार्वर्ड गार्डनर जी हुए, और भी अदर मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट ये जो 3 हैं बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बारे में पढ़ना अति आवश्यक है। मान लीजिए कि बच्चा जैसे अपने आप से बातें करता है, तो उसको पियाजे जी क्या बोलेंगे, और वाइगोस्की, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर पियाजे जी के अनुसार जैसे बच्चा खुद से बात करता है, तो पियाजे जी क्या बोलेंगे कि बच्चा क्या है, आत्म केंद्रित है। और इसी को वाइगोस्की जी क्या बोल देते हैं कि ये इसका जो है प्राइवेट स्पीच है। क्या है? प्राइवेट स्पीच, खुद से वार्तालाप कर रहा है। क्लियर। तो ये सब जानना अति आवश्यक है। चलिए आइए हम लोग और देख लेते हैं कुछ जो कंटेंट है। चौथा हुआ बुद्धि हुआ, आनुवांशिकता हुआ, वातावरण हुआ, क्लियर, समावेशन हुआ, सृजनात्मकता हुआ, क्लियर दोस्त। ये कुछ पॉइंट है जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो पूछे जाने हैं। और जैसे मूल्यांकन हुआ, क्या हुआ? मूल्यांकन, जी हाँ ये भी जरूरी है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो पूछे ही जाने हैं। हाँ दोस्तों, ये देखिए कुछ कंटेंट है। जीन पियाजे जी हुए, बंडूरा साहब हुए, और वाइगोस्की जी हुए, कोहलबर्ग हुए, आरटी, एनसीएफ, बुद्धि, आनुवांशिकता, वातावरण, समावेशन, सृजनात्मकता, मूल्यांकन, और यहाँ तक कि जो हम लोग की अवस्थाएं होती हैं, किस अवस्था में कौन सा क्या चीज़ का विकास होता है, ये भी क्या पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कौन कौन सा कंटेंट है और पेडागोजी को कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए आइए हम लोग आइए दोस्तों, ये कुछ कीवर्ड्स हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स हैं। क्या है? नेगेटिव कीवर्ड्स, जो हम लोग को ऑप्शंस में मिल जाते हैं। अगर प्रश्न में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये हम लोग के आंसर्स नहीं हो सकते। देख लेते हैं कौन कौन से। कठोर नियम,
जी नहीं, बच्चा छोटा सा है, कठोर की बात क्यों कर रहे हैं आप, है ना, गलत हो जाएगा। दंड देना, जी नहीं। अच्छा ये मान के चलिए आप लोग कि हम लोग पेपर देते समय, वैसे कोई मानता नहीं है, बच्चा क्या है भगवान, और यहाँ पर क्या दो दूसरे कान के नीचे, है ना, तो वो देने लेने की बात बाद में, जब आप पेपर दे रहे हैं तो आयोग ये नहीं कहता कि आप बच्चे को डांटिए, दंड दीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रटाइए, उसको क्लास से बाहर कर दीजिए ना। बच्चा क्या है भगवान। तो हमेशा आपको यही सोच कर चलना है कि पेपर देते समय कि बच्चा भगवान है और हम लोग पेपर दे रहे हैं। अगर बच्चे को हमने सिर्फ बच्चा मान लिया, उसको क्लास से बाहर कर दिया या डांट दिया, तो फिर आपको आयोग किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अवश्य डांट देगा, है ना, आपको सीधे बोल देगा कि आप क्वालिफाइड नहीं हैं। दंड नहीं देना है, डांटना नहीं है, याद कराना, जी नहीं, बहुत ही मस्त वर्ड है, याद कराना या कंठस्थ कराना, निगेटिव, नकारात्मक ये शब्द है। अगर बच्चा पूछे जाए कि आप बच्चे को कोई चीज़ समझाना चाह रहे हैं तो उसको कैसे समझाएंगे, क्या याद कराकर, जी नहीं, याद कराकर नहीं। क्या उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करके, जी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करके भी नहीं। और क्या उस चीज़ को बार बार दोहरा करके, जी नहीं। तो जो लास्ट ऑप्शन बचेगा क्या, कि उसके जीवन से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनके माध्यम से सिखाकर, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद कराकर नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा या सिर्फ व्याख्या करना, जी नहीं। व्याकरण रटवाना, यदि बच्चा है भैया 11 साल तक का हो सकता है, चलिए मान लीजिए 14 साल तक का भी है, तो क्या उसको व्याकरण आप रटवाएंगे। व्याकरण का मतलब क्या, लैंग्वेज के अंतर्गत आता है ना, और लैंग्वेज आप जानते ही हैं रटा नहीं जाता। जोर डालेंगे, जी नहीं, जोर जबरदस्ती बच्चे के साथ नहीं। प्रधानाचार्य के पास भेजेंगे, अरे भैया टीचर आप हैं, इतनी मस्त जॉब आप कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी ले रहे हैं, तो किस बात का ले रहे हैं, प्रिंसिपल के पास नहीं भेजना। प्रधानाचार्य से संपर्क, जी नहीं। त्रुटियों पर बल देना, अच्छा देखिए होता क्या दोस्तों, ये जो गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं, हमारे जो लर्निंग अधिगम का एक पार्ट होती हैं। त्रुटियां क्या है, हमारे अधिगम का हिस्सा होती हैं। तो त्रुटियों पर बल नहीं देना, बच्चा है भाई सीखेगा तो गलती तो होगी ही, क्लियर। त्रुटियों पर बल नहीं देना है। बच्चे को पीटना, जी नहीं, बच्चा भगवान है, भगवान को कहीं पीटता है नहीं। केवल मात्र ही, एक या एक मात्र अगर शब्द आता है ऑप्शन में, इसका मतलब वो क्या होगा, गलत। दोहराना, जी नहीं, दोहराना नहीं है। प्रलोभन देना, जी नहीं, बच्चे को प्रलोभन नहीं देना है। उपेक्षा करना, अवहेलना करना या हतोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। बच्चा क्या सोचेगा, घर जाएगा बोलेगा मम्मी वो सर ने ऐसा बोला, उसको ये सब नहीं सिखाना है, क्लियर। उसकी ना अवहेलना करनी है, ना उसको हतोत्साहित करना है, और ना ही उसकी उपेक्षा करनी है क्लास में। दबाव डालना, जी नहीं। रोकना, जी नहीं। तुलना करना, जी नहीं। अब ऐसा नहीं कि अब बोले कि यार देखो तुम्हारे बगल में ही बैठता है राहुल, वो कितना 50 में 49 नंबर ला है, तुम 19 भी नहीं ला रहे हो। तुलना नहीं करनी है, ओके। सीमित, जी नहीं, बच्चा है जो कर रहा है करने दीजिए, भगवान है। लैंगिक पक्षपात, जी नहीं। अच्छा होता क्या है कि ऐसे वैसे टीचर नहीं होने चाहिए, एक अच्छा पद होता है शिक्षक का, उसको लैंगिक पक्षपात यानी कि ये लड़का है लड़की है सभी को समान रूप से मानना चाहिए, समझना चाहिए, लैंगिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। चलिए, पाठ्य पुस्तक हुआ, अंक या ग्रेड हुआ, या परीक्षा पुरस्कार हुआ, इन सब चीजों पर अधिक बल नहीं देना है, क्लियर। नकल, ये तो वैसे भी गलत। तकनीक, अच्छा बच्चा छोटा सा है, उसको क्या टेक्निक वर्ड्स जो है कहाँ से समझ में आएंगे ना, तो तकनीकी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना है। विद्यालय से भगा देना, जी नहीं, विद्यालय से आप क्यों भगाएंगे, अरे कुछ गलती कर रहा है, गलती और सीखने का वैसे भी हिस्सा है, तो उसको समझाइए प्यार से आप,
अच्छे से पेश आइए, एक अच्छा टीचर बनिए, यही आयोग हमसे चाहता है। क्लियर? तो ये सभी क्या थे? नेगेटिव वर्ड्स। हाँ दोस्तों, ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में बीच में पूछ दे कि नहीं है, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट डॉट 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 डॉट, बीच में अगर नहीं आया है तो फिर इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये नहीं कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, अच्छा होता क्या है, और अक्सर कुछ दोस्त हैं, वो पिछले साल भी मेरे मित्र हैं, वो गलत करके आए थे, उन्होंने नहीं पढ़ लिया था बट ध्यान नहीं दिया था। तो आपको ध्यान देना है, उसमें अच्छे से लिखा होता है, यहाँ तक कि उसको थोड़ा बोल्ड भी कर दिया जाता है, क्या नहीं, कि नहीं शब्द है, इससे बचना है। अगर आ गया, अच्छा जैसे क्वेश्चन है कि आप, एक बच्चा है वो बार बार शैतानी कर रहा है, तो उसको सुधारने के लिए आप उसके लिए क्या नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या नहीं करेंगे। अब ऑप्शन दे देगा, बच्चे के साथ अच्छे से पेश आएंगे, क्या आप ये नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलिए, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आप बच्चे को इस मैटर के मामले में चर्चा में शामिल कर लेंगे, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। और तीसरा ऑप्शन दे दिया क्या, कि बच्चे को पीटेंगे, बच्चे को क्लास से बाहर कर देंगे। तो यही तो हमें नहीं करना है ना, और पूछा क्या है, नहीं करेंगे। तो फिर ये इनमें से जो ऑप्शन आएगा वो आपका सही हो जाएगा। आई होप कि यू ऑल गेट माय पॉइंट। क्लियर? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके जो सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे, वो चर्चा कर लेते हैं कुछ पॉजिटिव कीवर्ड्स की, जो कि ऑप्शन मिलते हैं तो 100% सही होते हैं। चलिए आइए, पहला दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा। जी हाँ दोस्तों, बच्चा भगवान है, बच्चे को ही केंद्र में रख करके हमें सभी चीज़ें करनी है। बाल केंद्रित शिक्षा होना बिल्कुल लाजमी है। करके सीखना, जी हाँ, बच्चे को हम लोग करके सीखने के लिए बोलेंगे, या उसको जीवन से जोड़कर सिखाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? करके सीखना, अवसर देना, जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चे को अवसर ना मिले, भले ही वो त्रुटियां करता है। क्लियर? अच्छा एक काम करिए, आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ओके, ये लीजिए। आइए, अवसर देना, इसके बाद है नेक्स्ट सृजनात्मकता, फिर है भ्रमण अवलोकन। जी हाँ, भ्रमण अवलोकन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है, और हम लोग भी जितना सुन करके नहीं सीखते हैं उतना हम लोग देख करके, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है मूवी देखते ना हॉल में बैठ करके, तो वो चीज़ें याद रहती हैं, है ना, किसी के बताने पर उतना नहीं। चलिए, कारण का पता लगाकर निदान करना, आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, उसका हम लोग उसके कारण को जानेंगे, फिर उसका निवारण करेंगे। क्लियर? प्रोत्साहन देना या प्रेरित करना, जी हाँ ये सही है। ऐसा नहीं है कि उसको रोक देना, सीमित कर देना, चुप करा देना, ये सभी निगेटिव वर्ड्स हैं। क्या करेंगे हम लोग? उसको प्रेरित करेंगे। चर्चा में शामिल करना, जी हाँ, जीवन से, बिल्कुल जीवन से जोड़ेंगे। खोज आधारित कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। विचारों की अभिव्यक्ति बिल्कुल जरूरी है, और उनके जो विचार हैं और उनकी जो सांस्कृतिक है, उनकी जो संस्कृति है, उसको भी हम लोग महत्व देंगे। ये सभी चीज़ें क्या हैं? पॉजिटिव वर्ड्स। सामाजिक अंतःक्रिया, स्वयं खोजना, जी हाँ, बच्चा वैज्ञानिक होता है। क्रियाशील, जी हाँ, वातावरण तैयार करना, बिल्कुल। मातृभाषा के माध्यम से हम लोग कोई भी चीज़ शुरू करते हैं तो अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही करते हैं। भाषा प्रयोग के अवसर बिल्कुल मिलने चाहिए। भाषा कौशल, अच्छा भाषा कौशल आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन से? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। क्लियर? ये क्रम से होते हैं और पूछे भी जाते हैं। ज्ञानेंद्रियों पर बल देना, बिल्कुल। खेल द्वारा सीखना, बच्चा खेल खेल में क्या
चीजें तोड़ता है, क्या आप डांटेंगे उसको, पीटेंगे? नहीं, वो बच्चा खेल द्वारा ही सीखता है, भले ही कुछ काम गड़बड़ होते हो, है ना। भगवान है बच्चा, दृष्टिकोण को महत्व देना। जी हाँ, उनके जो दृष्टिकोण हैं उनको महत्व देना है, उनकी जो संस्कृति है उसको भी महत्व देना है, और भेदभाव नहीं करना है, समावेशी शिक्षा, सभी को साथ में लेकर चलना है। चलिए, अच्छा, अगर इनमें से कुछ आपको ना मिले, क्लियर, अगर ऑप्शन मान लीजिए ये नहीं मिलते हैं, तो आपको याद रखना है क्या, कि बड़ा व सकारात्मक, सकारात्मक उत्तर, यानी कि ऑप्शन में जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा और कैसा होगा, सकारात्मक, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो फिर नहीं होगा। देखिए, अब ऐसे समझ लेते हैं, मान लीजिए कोई आपका प्रश्न है, उसमें ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी ये दिए हुए हैं। बड़ा कौन सा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड्स होंगे। मान लीजिए इसमें 4 वर्ड्स हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं और इसमें 3 हैं, तो सबसे ज्यादा वर्ड्स किसमें, सी में, यानी कि ये ऑप्शन आपका बड़ा है। सही हो सकता है, जी हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सही कब होगा, जब वो सकारात्मक होगा। कैसा, पॉजिटिव, सकारात्मक। और पॉजिटिव होने के लिए इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड अवश्य आएगा, यानी कि उनमें नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, तब जाकर के वो आंसर सही हो जाएगा। चलिए, दूसरी बात, अगर ये ऑप्शन बड़ा है और कैसा है, नेगेटिव, अगर कोई आपको नेगेटिव जो कीवर्ड्स बताए गए हैं उनमें से कुछ मिल जाता है, तो मान के क्या 100% ये ऑप्शन गलत होगा, तो सही कौन सा हो जाएगा, फिर इसके बाद जो बड़ा है क्या, 4। अगर ये सकारात्मक है तो फिर आंसर ये सही होगा। आई होप कि आप सभी को ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी। आइए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस। कुछ ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न डैश, ऑप्शन है आपके, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, दूसरा है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तीसरा है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और चौथा है पूछने से रोकना चाहिए। तो दोस्तों, आपको कीवर्ड्स मेरे ख्याल से याद होंगे, रोकना नहीं है, ना ही उनको हतोत्साहित करना है, और ना ही उनको सीमित करना है, यानी कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल गलत। ऑप्शन कौन सा मिला आपको, पहला, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। जी हाँ, प्रोत्साहन या प्रेरित करना चाहिए। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बच्चों की गलतियां डैश क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। जी नहीं, पहला ऑप्शन ही गलत, बच्चों के बारे में गलत तो बोलना ही नहीं है, बोलना क्या, सोचना भी आपका नंबर उड़ा देगा। दूसरा है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। आपने देखा था कि बार बार अभ्यास, व्याख्या नहीं करनी, इन पर अधिक बल नहीं देना है। तीसरा है अधिगम का एक भाग है, बच्चों की गलतियां जो है अधिगम का एक भाग है, तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। बिल्कुल सही, अधिगम का भाग है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी चौथा देख लेते हैं, इसमें दिया गया है क्या, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ये गलतियां महत्वहीन है। जी नहीं, ऑप्शन 100% गलत। चलिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सीडीपी से क्वेश्चंस थे, इनमें ही ये ट्रिक काम करती है। जी नहीं, चाहे पर्यावरण हो, मैथ्स हो, सभी में ट्रिक काम करती है। चलिए देखिए, आप लोगों को तीसरा एक क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसको आपको याद रखना है, क्या क्वेश्चन में आ गया नहीं है, और आप देखिए उसमें अंडरलाइन भी किया गया है ताकि आप लोग उसको जोर दे करके देख सकें। ऑप्शंस हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, तीसरा ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। चलिए, चौथा ऑप्शन है कि पर्यावरण अध्ययन
वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। जी नहीं, व्याख्या नहीं करनी है और परिभाषाओं पर बल नहीं देना है। इसका मतलब क्या, हम लोग का जो लास्ट यानी कि चौथा ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा सही। क्यों, हालांकि ये बात गलत है बट क्वेश्चन में क्या दिया है नहीं, इसीलिए चौथा ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन है स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। फिर से कौन सा वर्ड नहीं है, देख लेते हैं ऑप्शंस। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये बात सही है। तो जिज्ञासा है यानी कि नहीं दिया है तो ये ऑप्शन गलत है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, चलिए ठीक है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत होगा। क्या है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों प्रोत्साहन तो उनको प्रोत्साहित तो किया जाता है लेकिन परिभाषाओं के लिए नहीं, है कि नहीं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये था आप सभी के लिए सीटेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जितना मुझसे हुआ मैंने दिया। अब दोस्तों आपका फर्ज बनता है फिर से वही रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे अभी बहुत ही मस्त वीडियोस आने वाले हैं मैथ्स के और इंग्लिश पेडागोजी वगैरह पेपर से पहले, ताकि आपको वहाँ जाए तो एकदम कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण हो और अच्छा पेपर बन सके। लाइक शेयर करना और कमेंट करना दोस्तों मत भूलिएगा।